गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। बच्चों, पढ़ाई लिखाई करते रहिए क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। कृषि प्राविधिक सहायक प्रैक्टिस सेट आज हम आपको करवाने वाले हैं 21। ये आपका डेली चलने वाला है। 50 टारगेट टेस्ट हैं ये। 50 टेस्ट पेपर या सेट पेपर आपको करवाने वाले हैं। परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहेंगे ये, और नवीन पैटर्न पर आधारित हैं। प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे। और आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मेहनत आपको करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा। पढ़ाई आपको करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। मेन चीज़ देखो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, है ना। हमारा देखो जितना हो सकता है हम आपके लिए कर रहे हैं। हमारा देखो यही उद्देश्य है, आप लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक। क्योंकि ये आपका जो अभी चल रहा है ना समय, बच्चों किसी का मतलब ये कहें कोई किसी का नहीं है। अपना करो, कैसे भी करके अपना करो, है ना। शुरू करते हैं सेशन को। शुरू करने से पहले बच्चों मैं बता दूं आप लोगों के लिए, एक आपकी प्रैक्टिस सेट की बुक है 499 में, जो कि आपकी परीक्षा पैटर्न मतलब नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। और इसमें 5 विकल्प हैं, 5 ऑप्शन है, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। ये आपको बाइलिंगुअल मिलने वाली है। प्रैक्टिस सेट बुक है, 30 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं इसमें 499 में, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये नंबर है मेरा 7880497104, इस पर संपर्क कर लेना है आपको डायरेक्टली, ठीक है। या व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा प्रिंटेड सेट पेपर, आपको जो है इस पर प्रतिक्रिया मिल जाएगी, ठीक। आप लोगों के लिए 100 व 50 आपके प्रैक्टिस सेट, इस पर अभी 16 मई तक ऑफर चल रहा है। 50% सीधा सीधा 50, मतलब ये आधा 799 का मिलेगा आपको 400 रुपये में। 499 का मिलेगा मात्र 249 रुपये में, ठीक है। तो जल्दी कर लो, 50% डिस्काउंट चल रहा है 16 मई तक, ठीक। VAA50 एक कूपन कोड है, नोट कर लेना कूपन कोड VAA50। सारे कोर्सेज को आधा कर दिया गया 16 मई तक, मात्र 2 दिन और बचे हैं, ठीक है। तो इसको परचेज हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन जो कि विजन एग्री अकेडमी.in के नाम से है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से हमारी वेबसाइट को जो है विजिट कर सकते हैं, विजन एग्री अकेडमी, ठीक। और कृषि प्राविधिक सहायक के लिए MCQ बैच भी आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है। और 50 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट नोट्स, मेगा टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 40 अल्ट्रा लेवल टेस्ट, 50 सेक्शनल, 50 टॉपिक टेस्ट ये मिलने वाले हैं। UPG के सब महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3000 प्लस टॉपिक MCQ और 100 प्लस मॉडल पेपर मिलने वाले इसमें। ब्रह्मा 299 में आपका जो स्टडी मटेरियल है, ठीक। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। और आप लोग जो है VAA50 कूपन कोड लिख लो, सीधा सीधा आधा है, मतलब 50% तो ऑलरेडी डिस्काउंट था, उस पर भी 50% डिस्काउंट कर दिया गया है। तो आप लोग इसको जो है 16 मई से पहले इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन थोड़ा सा लेंदी है और आज का सेट पेपर थोड़ा सा मतलब ये कहेंगे कि अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। क्योंकि आज का जो सेट पेपर है ना बच्चों, थोड़ा सा उसमें हमने अच्छी चीजें ऐड की हैं आज, ठीक। 21 आज सेट पेपर 21 करवाने वाले हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, जिसको प्रमोशन से मतलब ये कहें कि हमारे कोर्स बताने से दिक्कत है ना, तो वो लोग बच्चों आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप स्किप कर दिया करिएगा उसे, ठीक। आज कृषि प्राविधिक सहायक का 21 सेट नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही भैया क्वेश्चन कूट वाला आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, in which of the following way have there been structural changes in agricultural and rural areas in India? निम्नलिखित में से किस प्रकार से भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं? तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, ये कथन दिए गए हैं। पहला है
कि भैया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन विद इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में फसल विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम लाइव स्टॉक टू क्रॉप हजबेंड्री, पशुधन से पशुधन से खेतीबाड़ी को और विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम नॉन कॉमर्शियल क्रॉप टू कॉमर्शियल क्रॉप, गैर वाणिज्यिक फसलों से वाणिज्यिक फसलों की ओर विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल इनपुट टू मॉडर्न इनपुट, पारंपरिक आगतों से आधुनिक आगतों की ओर विविधीकरण। तो बच्चों यहाँ देखो किस प्रकार के भारत में कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन हुए, तो किस प्रकार के हुए, आपका जो है एक तो आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम लाइवस्टॉक टू क्रॉप हजबेंड्री, और एक हुआ है आपका डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल इनपुट, सॉरी लाइवस्टॉक टू क्रॉप हजबेंड्री नहीं भैया, ये सब नहीं है, ठीक। ये आपका जो है गैर वाणिज्यिक से वाणिज्यिक फसलों की ओर। तो 1, 3, 4 ये आपके जो है बता रहे हैं कि आपका जो है ग्रामीण क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन जो हुए हैं वो केवल 1, 3, 4 कथन बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर 1, 3, 4 ओनली केवल 1, 3, 4 सत्य है, ठीक। थोड़ा सा क्या है लैंग्वेज वाला पेपर है आज, जैसा पैटर्न आ रहा है ना थोड़ा टफ लेवल का है आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। राइस को टेम्परेचर कंडीशन, तापमान की स्थिति, व्हीट सेमी एरिड कंडीशन, अर्धशुष्क की स्थिति, बाजरा ट्रॉपिकल ह्यूमिड कंडीशन, या मेज हॉट एंड ड्राई कंडीशन। टेम्परेट होगा यहाँ पर, टेम्परेट कंडीशन। तो वो जो टेम्परेट में कौन आता है, गेहूं आता है ना। ठंडी की स्थिति समशीतोष्ण लिख सकते थे, तापमान नहीं समशीतोष्ण है, समशीतोष्ण टेम्परेट कंडीशन, ठीक। गेहूं के लिए टेम्परेट चाहिए, बाजरा भैया सेमी एरिड में हो जाता है, ठीक। मक्का के लिए कैसे चाहिए भैया, धान के लिए आपका ट्रॉपिकल ह्यूमिड कंडीशन है ना, ट्रॉपिकल ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होता है ना। तो यहां पर देखो पहले का थर्ड के साथ है, दूसरे का आपका जो है फर्स्ट के साथ है, तीसरे का आपका जो है फोर्थ के साथ, सॉरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, गर्म और शुष्क स्थिति में आपका बाजरा आ जाएगा, मक्का आ जाएगा सेमी एरिड ड्राई में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 सही मिलान होगा ऑप्शन डी, ठीक। ये थोड़े से सही मिलान वाले कथन वाले क्वेश्चन हैं। आज लेवल बच्चों लेवल देख लेना, कुछ बच्चे आप कहेंगे इतना हाई लेवल थोड़ी ना आएगा, भाई प्रीवियस ईयर देखो, जो पेपर अभी हुए हैं एग्रीकल्चर के तो नहीं हुए हैं, लेकिन आप लोग PYQ देखो जो अभी पिछले पेपर हुए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, आप देख लो लेवल कि यही लेवल आ रहा है, ये इजी लेवल नहीं आ रहा है ना। तो अब मत कहना कि सर ये लेवल थोड़ी ना आएगा, है ना, ये तो बहुत हार्ड है, यही कहोगे ना। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग मैच ईच ऑफ द एंट्रीज ऑफ लिस्ट फर्स्ट एंड विद द मोस्ट क्लोजली लिंक्ड एंट्री इन लिस्ट सेकंड, निम्नलिखित में सूची 1 की प्रत्येक प्रविष्टि का मिलान सूची 2 की सबसे निकट से जुड़ी प्रविष्टि, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर राइस दिया हुआ है, खरपतवार नियंत्रण की अवधि दी हुई है यहाँ पर, है ना। सूची 1 में आपका जो है फसलें दी हैं, सूची 2 में खरपतवार नियंत्रण की महत्वपूर्ण अवधि दी हुई है। तो बताओ यहां पर देखो, धान में जो खरपतवार नियंत्रण की महत्वपूर्ण अवधि है 15 से 45 डे आफ्टर सोइंग, गेहूं में 30 से 45 है आपका, मूंगफली में 30 से 50 है, शुगर केन में 30 से 120। तो यहाँ पर सीधा सीधा है, सीधे सीधे सभी एक दूसरे से मिलान कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर धान 1 से 15, व्हीट 30 से 45, ग्राउंडनट 30 से 50 और आपका शुगर केन 30 से 120। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब यहां पर हमें चुनना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, एकीकृत
खरपतवार प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ना? कौन सा कथन सत्य है? ठीक, ये पूछा गया है। IWM इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बीड कंट्रोल मेथड एट हाई इनपुट लेवल। IWM उच्च इनपुट स्तरों पर दो खरपतवार नियंत्रण विधियों का संयोजन है। इट शिफ्ट्स द क्रॉप बीड कंपटीशन इन फेवर ऑफ बीड। इससे फसल खरपतवार प्रतियोगिता खरपतवार के पक्ष में स्थानांतरित होती जाती है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी फील्ड। यह उच्च फसल सघनता वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। IWM अप्रोच गिव्स अ लोअर नेट रिटर्न। IWM या इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट जो आपका कॉन्सेप्ट है कम शुद्ध प्रतिफल देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है केवल 1 और 4 करेक्ट, 2 और 3 करेक्ट, सी है ऑल आर द ऑप्शन आर रॉन्ग, ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो यहाँ पर देखो लगभग सभी ऑप्शन गलत हैं। सभी ऑप्शन कैसे हैं बच्चों? गलत हैं, है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। ऑल आर द ऑप्शन आर रॉन्ग, सभी विकल्प गलत हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कॉमर्शियल फार्मिंग ऑलवेज डिफर फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग इन। वाणिज्यिक खेती हमेशा निर्वाह खेती से भिन्न होती है। सिलेक्शन ऑफ क्रॉप फसलों के चयन में, यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स, आधुनिक कृषि इनपुट के उपयोग में, फार्म साइज के। तो बच्चों यहाँ पर देखो फसलों का चयन तो समान होता है, भिन्न नहीं होता, है ना? फसलों का चयन क्या होता है? समान होता है, भिन्न थोड़ी ना होता है। ठीक, भिन्न नहीं होता है यहाँ पर। ठीक, यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट भैया आपका जो है सब्सिस्टेंस में नहीं होता लेकिन कॉमर्शियल में होता है, ये सही है। फार्म साइज, कॉमर्शियल में फार्म का साइज बड़ा होता है, सब्सिस्टेंस में नहीं होता, छोटे होते हैं, ये भी सही है। 2-3 ये भी सही हो गया। ठीक है, आगे देखो अगला लिखा हुआ है सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस इन द मार्केट। बाजार में कृषि उपज की बिक्री। भैया सब्सिस्टेंस वाला छोटा थोड़ा बहुत बेचेगा, आपका जो कॉमर्शियल वाला है वो ज़्यादा बेचेगा, है ना? तो यहाँ पर केवल एक को छोड़कर 2, 3, 4 सही है। तो ऑप्शन सी 2, 3, 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2, 3, 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर विच ट्रेडमार्क। क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर विच ट्रेडमार्क इज द मिल्क प्रोडक्ट ट्रेडेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादों का व्यापार किस ट्रेडमार्क के तहत किया जाता है? मदर डेयरी, अमूल, पराग या सुधा? किस नाम से किया जाता है बच्चों? तो पराग। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादों का व्यापार किस ट्रेडमार्क से किया जाता है? तो पराग ट्रेडमार्क से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्रॉप डैमेज इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बाज लॉन्च ऑन। फसल क्षति बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च की गई थी 12 फरवरी 2015, 18 फरवरी 2016 या 27 फरवरी 2012, 9 फरवरी 2011। बताइए राइट आंसर कि भैया आपका जो फसल बीमा योजना है ये कब लॉन्च की गई थी? तो 2016 में लॉन्च की गई थी, है ना? 18 फरवरी 2016 में, 18 फरवरी 2016 में आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां पर भी कूट दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर कूट देखेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूपी फॉरेस्ट। उत्तर प्रदेश वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट इज 14,805.65 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 6.15% ऑफ द स्टेट जियोग्राफिकल एरिया। राज्य में वन आवरण 14,805.65 वर्ग किलोमीटर जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट हैज डिक्रीज by 126.65 स्क्वायर किलोमीटर एज कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट रिपोर्ट इन ISFR 2017। ISFR 2017 में रिपोर्ट किए गए पिछले आकलन की तुलना में राज्य में वन क्षेत्र में 126.65 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर बताइए, सही कौन सा है? सही
कौन सा है ये बताना है हमें, है ना। तो यहां पर सही कथन की बात करें तो केवल एक जो है सही है, केवल एक। तो ऑप्शन भी देख लो, तो ऑप्शन है आपका ओनली वन, केवल एक सही है, केवल एक सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब भैया ये भी स्टेटमेंट थोड़ा सा लेंदी है। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उत्तर प्रदेश इरिगेशन, उत्तर प्रदेश सिंचाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक दिया गया है, इन द लोअर पोर्शन ऑफ गंगा यमुना दोआब irrigation facility being provided by waiver of अपर गंगा कैनाल सिस्टम एंड कानपुर वाटर ब्रांच। गंगा यमुना दोआब के निचले हिस्से में ऊपरी गंगा नहर प्रणाली और कानपुर जल शाखा के बीवर द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। स्कैरसिटी ऑफ वाटर अकर्ड इन लोअर पोर्शन ऑफ अपर गंगा कैनाल सिस्टम, सो टू solve the problem of scarcity of water a way has been constructed which in later on changed to barrage। उत्तरी गंगा नहर प्रणाली के निचले हिस्सों में पानी की कमी हो गई थी, इसलिए पानी की कमी की समस्या को हल करने के लिए एक मेड़ का निर्माण किया गया जो बाद में बैराज में बदला। यहाँ पर जो है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर जो बच्चों हैं दोनों कथन ये सही है, ठीक है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। आप लोग लिख दिया करोगे दोनों कथन, क्योंकि यहाँ पर कथन है ना, तो इस वजह से यहाँ पर बोर्ड पर बड़ा नहीं कर सकते इसे, है ना। तो कथन है तो इस वजह से बड़ा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बूथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, फिर से कथन वाला क्वेश्चन। आज नॉर्मल क्वेश्चन तो है ही नहीं भैया। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में कृषि ऋण के क्षेत्रीय वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है साउदर्न रीजन शो द हाईएस्ट शेयर इन टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट। दक्षिणी क्षेत्र कुल कृषि में सबसे अधिक हिस्सेदारी दिखाता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन shows the lowest share in agriculture credit due to the low cultivable area। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कम कृषि योग्य क्षेत्र के कारण कृषि ऋण में सबसे कम हिस्सा दिखाता है। Which statement given above is correct। ऊपर दिए कथनों में कौन सा कथन सही है? कथन को पढ़िए फिर बताइए कौन सा कथन सही है। एक और दो दोनों सही है, ठीक, दो और बताओ जल्दी से। तो यहां पर भी बच्चों दोनों कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। यहां पर भी दोनों कथन आपके सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो यहां देखो भाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बूथ आर करेक्ट, बूथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मच फाइनेंशियल द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड टू ईच मार्केट अंडर ई नाम। केंद्र सरकार ई नेम के तहत प्रत्येक बाजार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करती है? 10 लाख, 20 लाख, 75 लाख या 50 लाख। कितनी वित्तीय सेवा देती है? तो 75 लाख सेवा देती है। ई नेम के तहत प्रत्येक जो आपका बाजार है कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? आपकी 75 लाख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 12वां क्वेश्चन। In Uttar Pradesh, approx what percentage of population of the state is engaged in agriculture sector। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या का लगभग कितनी प्रतिशत कृषि में क्षेत्र में लगा हुआ है? 59.3, 50.9 या 44.8 या 30.2। कितनी परसेंट जनसंख्या कृषि में लगी हुई है यूपी की? तो लगभग 59.3%। 59.3 मतलब 60%, लगभग 60% जनसंख्या जो है कृषि से अटैच है यूपी की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मथुरा, मेरठ, बरेली या लखनऊ? तो भैया इज्जत नगर के अंदर है। इज्जत नगर में कहां पर है? बरेली। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इज्जत नगर, बरेली के अंदर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न है। कंसाइडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू ट्रिटिकल। ट्रिटिकल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। दे यील्डिंग बेटर देन व्हीट, वे गेहूं की तुलना में बेहतर उपज देते हैं। प्लम्प कैरेनल, मोटा दाना होता है। हाई सस्केप्टिबिलिटी टू अर्गट एंड लॉजिंग, उन्मूलन रहने की उच्च संवेदनशीलता। फर्स्ट व्हीट एंड रे अकर्ड इन अफ्रीका, पहला गेहूं आपका जो है राई का क्रॉस अफ्रीका में हुआ था। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऊपर दिए गए जो आपके स्टेट में उनमें से कौन सा करेक्ट है? तो यहां पर बच्चों जो करेक्ट आंसर है, आप लोग बताओ कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे यहां पर? आप लोग भी तो देखो अच्छे से पढ़ा हुआ है ये चीजें, बताओ जल्दी से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे यहां पर 14 के? तो यहां पर आपका दे यील्डिंग बेटर देन व्हीट, गेहूं से अच्छी उपज देते हैं। प्लम्प कैनल, मोटा दाना होता है इनका, ट्रिटिकल का, है ना। तो यहां पर दोनों आपके जो है, दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। ऑप्शन ए बूथ फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो सत्य है। पहला और दूसरा कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एज, पादप प्रजनन की सबसे बड़ी बाधा है अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल जीन इन द क्रॉप एंड इट्स बिल्ड रिलेटिव, फसल और उसके जंगली किस्मों में वांछनीय जीन की उपलब्धता। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत अवसंरचना। ट्रेंड मैन पावर, प्रशिक्षित जनशक्ति। ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम अनरिलेटेड सोर्स, असंबंधित स्रोतों से जीन का स्थानांतरण। कौन सा जो है बाधा है पादप प्रजनन में? तो वह भैया फसल और उसके जंगली किस्मों में वांछनीय जीन की उपलब्धता, है ना। कि भैया जो आपके इसके बिल्ड रिलेटिव हैं या जंगली जो रिलेटिव हैं उसमें जो जीन हमें चाहिए वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न देखो। इज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन की सबसे तेज विधि? इंट्रोडक्शन, संकरण, उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन, प्रजनन या सिलेक्शन? क्विकेस्ट मेथड कौन सा है बच्चों? तो वो है आपका म्यूटेशन, उत्परिवर्तन या फिर कहें म्यूटेशन। अचानक हो उत्परिवर्तन, आप सब जानते हैं कि भैया अचानक होने वाले परिवर्तन, आपके जो एक कह सकते हैं पौधे हैं या फिर कहें आपके जीवित पदार्थ है उसमें अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चों? उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। भैया मिलाते ही जाओ, आज आंसर कोई क्यों नहीं कर रहा है कोई? क्वेश्चन नंबर 17 है एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम के उदाहरण है रिवर्स एवोल्यूशन, उत्क्रमित विकास, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कृत्रिम चयन, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। बताइए क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है वो है आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कृत्रिम चयन। पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम के जो है कृत्रिम चयन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। गिवन बिलो आर द स्टेप फॉर प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, पादप प्रजनन तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। पहला है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइब्रिड, संकरों का चयन और परीक्षण, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, जनकों का चयन, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज का संग्रह, क्रॉसिंग ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट, चयनित जनकों का संकरण, टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू कल्टीवेट, नई किस्मों का परीक्षण और मोचन। यहाँ पर हमसे सही क्रम पूछा गया है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया बच्चों? सही क्रम पूछा गया है। ठीक, तो सही क्रम क्या होगा? तो भैया पहले आप कलेक्शन करोगे किसका? जर्म प्लाज का, मतलब थर्ड स्टेप। पहले क्या करोगे? थर्ड स्टेप करोगे, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज। ठीक, फिर क्या करोगे आप? फिर करोगे आप सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, जनकों का चयन करोगे, फिर संकरों का चयन करोगे, फिर किसका चयन करो, सॉरी, फिर आप क्या करोगे? क्रॉसिंग ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट, फिर आप जो है
चयनित जनकों का क्या कराओगे, क्रॉस कराओगे, उसके बाद संकरों का चयन करोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, टेस्टिंग, नई किस्मों को परीक्षण और मोचन के लिए, या फिर कहीं आपके जो कल्टीवर्स को, न्यू कल्टीवर्स को आप क्या करोगे, उसको टेस्टिंग और रिलीज के लिए क्या कर दोगे, भेज दोगे, है ना। तो यहाँ पर स्टेप हो जाता है 3 2 4 1, सॉरी 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5 जो है सही स्टेप हो जाता है, 3 2 4 1 5। देखते हैं ये किस में मिल रहा है स्टेप, 3 2 4 1 5, तो ये मिल रहा है ऑप्शन बी में, 3 2 4 1 5 किस में मिल रहा है आपका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, Since 1997 and 98, which statement is correct regarding minimum support price? 1997-98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? एमएसपी इक्वल टू C2 कॉस्ट, लागत अपॉन में लागत, एमएसपी ग्रेटर देन C2 कॉस्ट अपॉन में लागत, एमएसपी लेस देन C2 कॉस्ट अपॉन में लागत, एमएसपी इज इंडिपेंडेंट टू C2 कॉस्ट, एमएसपी C2 लागत के लिए स्वतंत्र है। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एमएसपी हमेशा C2 कॉस्ट अपॉन में लागत से अधिक होता है, मतलब ये कहें आपके कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अधिक ही दिया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है यहाँ पर, ठीक है। रूम कूलिंग, कमरे का शीतलन, टोमेटो, फोर्स कूलिंग, कृत्रिम कैरेट आपका जो है, तो यहां देखो रूम कूलिंग आलू के लिए पर्याप्त है, आलू के लिए पर्याप्त होती है रूम कूलिंग, ठीक है। आपका जो है फोर्स कूलिंग, कृत्रिम शीतलन टोमेटो के लिए जो है पर्याप्त होता है, ठीक। और आपका जो है बर्फ आइस कूल्ड जो है बर्फ द्वारा शीतलिंग, बर्फ द्वारा शीतलन आपका कैरेट में, और आपका जो है वैक्यूम जो है आपका कॉलीफ्लावर में या फूल गोभी में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है मिलान हो जाएगा 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 4, ठीक। ये हो जाएगा 3 1 2 4, ठीक। तो यहां पर देखो मिलाते हैं, ऑप्शन देखते हैं, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, 3 1 2 4, ठीक। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड, प्लांटेशन फार्मिंग हैज मोस्टली बीन प्रैक्टिस्ड इन ह्यूमिड ट्रॉपिक्स। कथन एक, बागान खेती ज्यादातर आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की गई है। स्टेटमेंट सेकंड, द सॉइल ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक्स इज हाईली फर्टाइल। आर्द्र उष्णकटिबंधीय की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। बूथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, बूथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, दोनों कथन गलत हैं, ठीक। ऑप्शन सी है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड वट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। भैया पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा फॉल्स है, दूसरा गलत है, तो यहां पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पहला गलत, पहला तो सही है, दूसरा गलत। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड वाज कंस्टिट्यूट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिलीफ टू स्मॉल ग्रोअर ऑफ कॉफी, टी, रबर एंड टोबैको। कॉफी, चाय, रबर और तंबाकू के छोटे उत्पादकों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन किस वर्ष किया गया? 2001, 2003, 2006, 2008। कब किया गया था? ये किया गया था 2003 में। कब किया गया? ये 2003 में किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 23वां प्रश्न। Which of the following statement is are the true of for उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सत्य हैं? इट इज द लार्जेस्ट हब ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र। भैया सही है, गन्ना उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र है उत्तर प्रदेश, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। ठीक। इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, ये भी सही है। इज द लार्ज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। भैया ये नहीं है, है ना, ये नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? करेक्ट होगा। पहला और दूसरा कथन सत्य है, पहला और दूसरा कथन सत्य है, पहला और दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन डी।
ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, केवल पहला और दूसरा कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किन्नो इज अ क्रॉस बिटवीन, किन्नो किस निम्नलिखित के बीच का संकरण है? किंग मंदारिन और बिल्लो लीफ, किंग मंदारिन और आपका रंगपुर लाइम, रंगपुर लाइम करना खट्टा, रंगपुर लाइम एंड स्वीट ऑरेंज, किसके बीच है? तो किंग मंदारिन और बिल्लो लीफ, किन्नो किसके बीच क्रॉस है? आपका किंग मंदारिन और बिल्लो लीफ के बीच क्रॉस है, ठीक, बिल्लो लीफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पच्चीसवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग शुगरकेन और शुगरकेन कल्टीवेशन? गन्ना उगाने या गन्ने की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श जलवायु स्थितियां आवश्यक होती हैं? मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड प्लेंटी ऑफ सनलाइट, मध्यम तापमान, वर्षा और सूर्य प्रकाश की प्रचुर मात्रा, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड विथ अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सी टू 27 डिग्री सी एंड एनुअल रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर। 21 से 27 डिग्री सी तापमान के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बीच वार्षिक वर्षा। हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु। क्या कौन सी कंडीशन चाहिए होती है? तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 21 से 27 डिग्री और एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर चाहिए। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। एक्सेस टू क्लीन and adequate water sources is a major problem the world is facing today. Choose the method from the following for कंजर्वेशन ऑफ वाटर। स्वच्छ और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंच आज दुनिया की एक बड़ी समस्या है। निम्नलिखित में से जल संरक्षण की विधियों का चयन कीजिए। प्रॉपरली लाइंड इरिगेशन कैनाल, उचित रूप से पंक्तिबद्ध सिंचाई करने वाली नहरें, यूज ऑफ स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलरों का उपयोग और टपकन विधि से सिंचाई, डिगिंग डीप वेल या फिर कहें गहरे कुओं को खोदना, या फिर कहें फोर्थ लिखा हुआ है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग कौन से कथन जो है आपके सही है जल संरक्षण के लिए? जल संरक्षण के मामले में कौन से कथन यहां पर करेक्ट है? तो भैया वो है आपके 1, 2, 4। आप प्रॉपरली लाइंड इरिगेशन कैनाल करो, यूज करो भैया आपका जो है ड्रिप इरिगेशन का, और साथ में साथ वाटर हार्वेस्टिंग करो। गहरे कुएं खोदने से कुछ नहीं हुआ, वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 1, 2, 4, 1, 2, 4 राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन को देखते हैं हम, ऑप्शन देखो, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी 1, 2, 4 राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी दिए गए हैं यहाँ पर, और करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बताना है, सही कथन हमें बताना है। देखिए 27 स्टेटमेंट ए, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ 100 kg इज 100 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर एंड इट कैन स्टोर अराउंड 93 kg ऑफ पैडी एंड 75 kg ऑफ वीट। कथन ए, 100 किलोग्राम का मानक आकार 100 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर है और इसमें लगभग 93 kg धान और 75 किलोग्राम गेहूं भंडारित किया जा सकता है। स्टेटमेंट बी दिया गया, कोठार टाइप स्टोरेज स्ट्रक्चर हैज कैपेसिटी वेरिंग बिटवीन 9 to 35 टन। कथन बी, कोठार प्रकार की भंडारण संरचना की क्षमता 9 से 35 टन के बीच होती है। कौन सा कथन सत्य है? केवल ए और बी सही है, ए और बी सत्य है। कथन स्टेटमेंट ए एंड ए करेक्ट है लेकिन बी रॉन्ग है, ए और बी गलत है। कौन सा भैया यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो है वो है आपका स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। बी तो सही है लेकिन ए गलत है। स्टेटमेंट बी सही है लेकिन स्टेटमेंट ए गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है, कुफरी, पुखराज, कुखरी, सीतमान एंड कुफरी अलंकार आर वेराइटी ऑफ। कुफरी, पुखराज, कुफरी, सीतमान और कुफरी अलंकार किस्में भैया आलू की है। सीधी देखो कुफरी लग जाए आलू की किस्में। अगला क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो। निम्नलिखित में से कौन सी आम की संकर किस्म नहीं है? रत्ना, हिमसागर, नीलफॉन्सो या अंबिका। कौन सी जो है आपकी जो है संकर किस्म नहीं है? तो हिमसागर नहीं है। हाइब्रिड वैरायटी कौन सी नहीं है? हिमसागर नहीं है। अगला क्वेश्चन,
कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF, शून्य बजट प्राकृतिक खेती के बारे में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में यहाँ पर जो है कथन दिए गए हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इट इज अ फार्मिंग प्रैक्टिस दैट बिलीव इन द नेचुरल ग्रोथ ऑफ द क्रॉप विथ द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जो उर्वरकों और कीटनाशकों की मदद से फसलों की प्राकृतिक वृद्धि में विश्वास करती है। भैया ये नहीं है, ये नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी केमिकल बता दिया इसने, है ना। ऑलरेडी क्या बता दिया बच्चों, केमिकल बता दिया इसने। केमिकल तो नहीं होगा, ठीक, केमिकल तो नहीं होगा यहाँ पर। केमिकल नहीं होगा। ऑप्शन एक मिनट, ऑफ सेकंड दिया गया है, इट इज वाटर एफिशिएंट बट रिक्वायर मोर टिलिंग। यह जल कुशल है लेकिन इसके लिए अत्यधिक जुताई की आवश्यकता होती है। सब सुभाष पालेकर इज द कंसाइडर फादर ऑफ ZBNF। सुभाष पालेकर को ZBNF का जनक कहा जाता है। भैया ये तो सही है, ZBNF के जनक कौन कहे जाते हैं, सुभाष पालेकर कहे जाते हैं। सुभाष पालेकर सर कहे जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट जो स्टेटमेंट हो जाएगा ZBNF के बारे में वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, केवल तीन, केवल तीनों, ठीक है, ओनली थर्ड, ठीक। यहाँ पर सुभाष पालेकर को फादर कहा जाता है किसका, आपका, तो यहाँ पर 3 ओनली राइट आंसर हो जाए। सुभाष पालेकर ZBNF के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 21 है, चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में गलत युग्म का चयन करें। बर्मी कंपोस्ट, अर्थबम, फार्म कंपोस्ट, फार्म वेस्ट, खेत की खाद खेत का कचरे से उठ के जाती है, ठीक। आपका जो है फार्म यार्ड मैन्योर, कैटल डंग यानी यूरिन लिटर, खेत की खाद या गोबर मूत्र या कूड़े, ठीक। ग्रीन मैन्योर केमिकल कंपाउंड, हरी खाद रासायनिक यौगिक। तो भैया हरी खाद में रासायनिक यौगिक कहाँ होते हैं, तो गलत स्टेटमेंट जो होगा वो कौन सा होगा आपका, गलत स्टेटमेंट जो होगा वो होगा ऑप्शन 4, फोर्थ वाला ही तो होगा गलत, है ना, फोर्थ ही तो होगा ना गलत, ठीक। तो फोर्थ यहाँ पर जो है गलत हो जाता है। फोर्थ क्या हो जाता है बच्चों, गलत हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर फोर्थ राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ग्रीन मैन्योर ऑर्गेनिक है ना कि केमिकल है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32 है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड के साथ मैच कीजिए, ठीक। यहाँ पर हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए PDF चेंज करना चाहेंगे क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया था, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे इसमें, 1 मिनट में ही हो जाएगा चेंज, क्योंकि इसको मैंने करेक्शन किया था, इस वजह से थोड़ा सा ये क्या है, टेबल एक ही उस पर रहे, पेज पर रहे तो सही रहता है, ठीक है। चलिए देखिए, आज का सेट पेपर बहुत लेंथी है क्योंकि पूरा आपका पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जैसा पेपर आना है वैसा ही है, ठीक है। तो आज का पेपर याद रखना बच्चों कि आपका निर्णायक है, क्योंकि आज के पेपर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को आती हुए भी नहीं आएंगी। चलिए देखिए, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट को मैच करना है। आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित। यहाँ पर कृषि तकनीक दी गई है, विवरण दिया गया है, उनका विवरण दिया गया है, ठीक। कृषि तकनीक A और B से जो है हमें मिलाना है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा क्योंकि थोड़ा सा मतलब ये कहें कि ये चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं, ठीक। देखिए ऑप्शन ए है झुम फार्मिंग, अ टिन ऑफ सीड इज ग्रोन ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड, बीजों का एक टिन भूमि के एक भूखंड पर उगाया जाता है। लॉटरी फार्मिंग, क्रॉप्स आर इजीली अफेक्टेड बाय इंसेक्ट एंड फर्टिलाइजर फ्रॉम द मार्केट आर यूज, फसलें कीटों से आसानी से प्रभावित होती हैं और बाजार से उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इंडियस फार्मिंग,
द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट इज क्लियर्ड एंड वर्ड एंड द एस इज मिक्सड विद द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल। मौजूदा जंगल को साफ करके जला दिया जाता है और राख को उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है। तो यहाँ पर देखो झुम खेती तो मिल रही है पहले का थर्ड के साथ, फर्स्ट का मिल रहा है जो है ए का मिल रहा थर्ड के साथ, ठीक। मॉडर्न फार्मिंग भैया क्रॉप इजीली अफेक्टेड इंसेक्ट एंड फर्टिलाइजर, तो भैया मॉडर्न फार्मिंग डी का आपका जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपका सेकंड के साथ, ठीक। फिर आपका इंडिजिनियस की बात करें तो काउ डंग एंड कैटल डंग यूज ऑन द फील्ड एज यूज एज अ फर्टिलाइजर, खेत में इस्तेमाल होने वाला गाय का गोबर और गोबर की खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी का मिल रहा है 4 के साथ, सी मिल रहा है आपका 4th के साथ, ठीक। तो आपका ए मिल रहा, बी मिल रहा होगा ए के साथ, बी मिल रहा है ए के साथ या एक के साथ। चलो देखते हैं ऑप्शन को कि सही मिलान कौन सा है। तो यहाँ पर देखो सही मिलान हम देखेंगे तो देखो पहले का 3 किस में मिल रहा है, डी में, दूसरे बी का 1 मिल रहा है, सी का 4, डी का 2। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉइल रिप्लेनिशमेंट मेथड, निम्नलिखित में कौन सी मृदा पुनर्पूर्ति विधि है? कृमि खाद, बर्मी कंपोस्ट, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, ग्रोइंग ऑफ लेग्यूम प्लांट ईटीसी, फलीदार पौधों की खेती या उपरोक्त सभी। तो भैया सभी जो है आपका क्या करेगा, द्वारा से आपकी रिप्लेनिश या फिर कहें द्वारा से पूर्ति करेगा किसकी, न्यूट्रिएंट की। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन का कौन सा नहीं है भैया, बाजरा नहीं है, रबर, कॉफी और केस्यू, काजू, ये तीनों ही आपके प्लांटेशन में आते हैं, बाजरा नहीं आता, मिलेट्स नहीं आते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, असर्शन ए एंड रीजन आर, कंजर्वेशन अवर सॉइल रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल। अभिकथन ये दिया है हमारे मृदा संसाधनों का संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। भैया ये तो जरूरी है ना। रीजन आर, सॉइल इज होम टू मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कंटेन मिनरल, कारण दिया है मिट्टी कई सूक्ष्म जीवों का घर है और इसमें खनिज होते हैं, इसमें क्या होते हैं, खनिज होते हैं। अब हमें यहाँ पर जो है करेक्ट आपको बताना है, असर्शन और रीजन बताना है, ठीक। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है ना। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 35 का बी। अगला क्वेश्चन 36, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक। तो यूरिया 46% नाइट्रोजन सबको पता है, 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया के अंदर। डीएपी में 18% होता है, ठीक। डीएपी में कितना होता है, 18% होता है, ठीक है। और अमोनियम सल्फेट में कितना होता है, 20% और अमोनियम क्लोराइड में होता है आपका 24%। तो यहां पर सही क्रम हो जाएगा 4 3 2 1, जो सही मिलान हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। चलो देखते हैं ऑप्शन को, 4 3 2 1 मिल रहा है क्या, 4 3 2 1 किस में मिल रहा है, 4 3 2 1, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, Which of the following soil conservation methods is generally implemented in the coastal and dry regions? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधि सामान्यतः तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है? समोच्च जुताई, सीढ़ीदार खेती, मल्चिंग या आश्रय पट्टी या शेल्टर बेल्ट। कहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन मेथड इम्प्लीमेंट, कोस्टल एंड ड्राई रीजन में। तो बच्चों कोस्टल एंड ड्राई रीजन में तो भैया एक ही है भैया, शेल्टर बेल्ट। हिली रीजन कहता है तो समोच्च हम कंसाइडर कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पर शेल्टर बेल्ट राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38,
Water is held in the soil in the form of water films around all the soil particles. Which force hold water to soil particles? मृदा में जल मृदा कणों के चारों ओर जल की झिल्लियों और समग्र रूप के रूप में रहता है। कौन सा बल मृदा कणों में जल को रोके रखता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व जल, गुरुत्व बल, सक्शन ऑफ फोर्स ऑफ प्लांट रूट, पादप जड़ों का चूषण बल, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर फिल्म, जल झिल्ली का पृष्ठीय तनाव। तो बच्चों यहाँ पर जो रोकने का काम करता है वो है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जल झिल्ली का पृष्ठीय तनाव, पानी को जो है रोके रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। आज थोड़ा सा लेंदी पेपर है इसलिए थोड़ा थोड़ा हम इसको H पर ISSS soil classification, the diameter of silt particles should be इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉयल साइंस प्रणाली के मिट्टी के जो है वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास mm में होता है। कितना होता है? 0.22, 0.02, 0.02 से 0.002, 0.2 से 0.2 या एबव लेस देन 0.002 कितना होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ राइट आंसर हो 0.02 से 0.002 होता है आपका किसका? सिल्ट का, कणों का आकार। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। निम्नलिखित को पढ़ें और मृदा संरक्षण के सही तरीकों चुनें। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग नहीं है भैया। मल्चिंग भैया है, कंटूर बैरियर है, शेल्टर बेल्ट है। 2, 3, 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा 2, 3, 4। 2, 3, 4 कहाँ पर मिल रहा है? 2, 3, 4, 2, 3, 4 आपको ऑप्शन डी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। 2, 3, 4 कहाँ मिल रहा है? डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। आज केवल 41 क्वेश्चन ही हो पाए हैं आपके अभी तक। इन विंड इरोजन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ पार्टिकल दैट आर मूव्ड बाय बाउंसेस। हवा के कटाव में कणों का व्यास क्या होता है जो सॉल्टेशन के द्वारा स्थानांतरित हो जाता है? 0.1 से 0.5 mm, 0.5 से 1 mm, 1 से 2 mm या लेस देन 0.5 mm। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो 0.1 से 0.5 mm के कणों के व्यास के आकार के जो कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, 42वां प्रश्न है। Which soil is formed due to the leaching of bases and silica in area receiving high rainfall with alternating wet and dry spells? कौन सी मिट्टी बारी बारी से आर्द्र और शुष्क अवधियों के साथ उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षार और सिलिका के निक्षालन के कारण बनती है? फॉरेस्ट सॉइल, रेड सॉइल, एल्यूवियल सॉइल या लेटराइट सॉइल? भैया यहाँ पर कह रहा है कि सिलिका का तो निक्षालन हो जाएगा, तो सिलिका के निक्षालन से लेटराइट सॉइल बनती है ना। लेटराइट सिलिका का निक्षालन होना क्या है? लेटराइजेशन है, और इससे कौन सी सॉइल बनती है? लेटराइट सॉइल बनती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फर्टाइल सॉइल। उपजाऊ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इट ऑप्टेन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सब सॉइल। इसमें अक्सर बड़ी मात्रा में उपमृदा मिलती है। द सॉइल पीएच इज इन द रेंज 5.5 टू 6.0। मिट्टी का पीएच 5.5 से 6.0 सीमा होती है। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इट हैज अ गुड सॉइल स्ट्रक्चर विच रिजल्ट इन वेल डिफाइंड सॉइल। इसमें एक अच्छी मृदा संरचना होती है जिसके परिणामस्वरूप मृदा अच्छी तरह से शुष्क होती है। यहाँ पर विच स्टेटमेंट, कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर कथन केवल 1 और 2 गलत हैं, बाकी सही है। 1 और 2 गलत हैं, बाकी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए, बूथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल ऑफ सॉइल एंड देयर एग्रीगेट्स इनटू सर्टेन डिफाइंड पैटर्न इज नोन एज। मिट्टी के प्राथमिक कणों और उनके समुच्चयों को कुछ निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर, मिट्टी की संरचना, सॉइल टेक्सचर, मिट्टी की बनावट, सॉइल प्रोफाइल, मृदा का प्रकार, सॉइल कॉलोनी। तो भैया मृदा संरचना कहते हैं, सॉइल टेक्सचर। अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल आपका जो है सॉइल स्ट्रक्चर कहलाता है, मृदा की संरचना कहलाती है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45।
व्हाट इज द एम ऑफ नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वाफर मैनेजमेंट? जलभृत प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना का उद्देश्य क्या है? टू मैप एंड मैनेज ऑल एक्वाफर सिस्टम इन इंडिया, भारत में सभी जलभृत सिस्टम का नक्शा और प्रबंधन करना। टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर सोर्स एंड इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर बाय इन्वॉल्विंग पीपल एट लोकल लेवल, भूजल स्रोतों को रिचार्ज करना और स्थानीय स्तर पर लोगों को शामिल करके पानी का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना। रिकॉग्नाइजिंग राइट टू वाटर ऑफ फॉर लाइफ, जीवन के लिए पानी की अधिक अधिकार को पहचानना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आया, टू मैप एंड मैनेज ऑल एक्वाफर सिस्टम इन इंडिया। आपके सभी एक्वाफर सिस्टम है, जलभृत सिस्टमों का नक्शा और उनका जो है प्रबंधन करना जो है आपका नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वाफर मैनेजमेंट का जो है उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, ये वाटरशेड मैनेजमेंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, an aquifer which is confined between two impervious beds such as a aquiclude having water held at a pressure greater than atmospheric pressure is known as। एक जलवाही स्तर जो दो अप्रवेश परतों के बीच सीमित होता है, जैसे कि जलरोधी स्तर जो वायुमंडलीय दाब से अधिक पर जल धारण करता है, क्या कहलाता है? पर्च एक्वाफर, आर्टिसियन एक्वाफर, फेरेटिक एक्वाफर या वाटर टेबल एक्वाफर। क्या कहोगे बच्चों इसे? तो इसे हम कहते हैं आर्टिसियन या उत्सुन्न जलवाही स्तर, है ना, आर्टिसियन एक्वाफर हम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, द गवर्नमेंट ऑफ यूपी एम टू एरेडिकेट फुट एंड माउथ डिजीज अमॉन्ग एनिमल बाय विच ईयर, जानवरों में पदार्थ या रोग या फुट एंड माउथ रोग को किस वर्ष तक समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य 2030, 2024, 2022 या 2023 तक? तो बच्चों 2030 तक एफएमडी का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है यूपी गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अ वाटरशेड इज अ चेंज्ड फ्रॉम rural to urban category over a period of time due to the development process. The effect of urbanization on storm runoff hydrograph of such watershed, विकास प्रक्रिया के कारण समय के साथ एक संभर ग्रामीण से शहरी क्षेत्र श्रेणी में बदल जाता है। ऐसे जल संभर के तूफान, हवा, अफवाह, जलालेख पर शहरीकरण पर का क्या प्रभाव होगा? डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, अफवाह की मात्रा को कम करता है, कम करेगा, ठीक। ऑप्शन ए नहीं होगा प्रभाव भैया। इंक्रीज द टाइम ऑफ टू पीक डिस्चार्ज, चरम निस्सरण के समय में वृद्धि करता है। डिक्रीज द टाइम बेस्ड, समय अवधि को कम करता है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, डिक्रीज द टाइम बेस्ड, समय अवधि को कम करता। अगला क्वेश्चन 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग वाटरशेड मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से कौन से कथन जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है? कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, भूमिगत जल एवं सतही जल का संरक्षण। कैन बी हैंडल्ड एट एन इंडिविजुअल लेवल, किसी व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है। अलोकेशन ऑफ फंड्स इज नीडेड टू प्लान, योजना बनाने के लिए निधि कोष के आवंटन का निर्धारण। फार्मिंग ऑफ वाटरशेड पॉलिसी फॉर कंजर्विंग वाटर, जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन करना। कौन से कथन संदर्भ वाटरशेड के बारे में सही है? तो आपका जो है 1, 3, 4, कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अलोकेशन ऑफ फंड इज नीडेड, और आपका जो है 4th फार्मिंग ऑफ वाटरशेड पॉलिसी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया 1, 3, 4, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, नेम द स्कीम विच प्रोवाइड्स एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट। उस योजना का नाम बताइए जो जिले में कृषि विस्तार प्रणाली के समन्वय और प्रबंधन के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करती है। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर नहीं है भैया, किसान कॉल सेंटर नहीं है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। आत्मा बिल्कुल सही है, आत्मा जो है जिला स्तर पर एक्सटेंशन वर्क को संभालती है। कौन सी भैया? आत्मा, सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, इज मीन टू ब्रिज द गैप बिटवीन डेवलप्ड एट रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड अडॉप्शन एट द फील्ड लेवल, अनुसंधान संस्थानों में विकसित प्रौद्योगिकी और क्षेत्र स्तर पर अपनाने के बीच की इकाई को पाटने के लिए है। केवी के SCU ICR आत्मा।
ब्रिज किसके बीच? आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट और आपका फील्ड लेवल पर। तो भैया वो तो आपका कौन है? केवी के कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र फील्ड लेवल पर वर्क करता है। फिर उसका मैं ललितपुर से हूं, ललितपुर उत्तर प्रदेश से हूं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन इज यूज टू कंपेयर टू टेक्नोलॉजी ओल्ड एंड न्यू? प्रदर्शन की निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग दो प्रौद्योगिकियों अर्थात पुरानी और नई की तुलना करने के लिए किया जाता है? रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, विधि प्रदर्शन या फील्ड? तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन है रिजल्ट, परिणाम प्रदर्शन जो होता है आपका, परिणाम प्रदर्शन होता है वो क्या दर्शाता है आपका? वो दर्शाता है आपका नई और पुरानी की जो विधियां हैं उनके बीच कंपेरिजन करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एम्स एट इनहेंसिंग द फार्मर साइंटिस्ट इंटरफेस फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन? निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए किसान वैज्ञानिक इंटरफेस को बढ़ाना है? फार्मर फर्स्ट, आर्या, IRDP या फिर कहें DPAP? कौन सा है? तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, वो हो जाता है आपका फार्मर्स फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 54, which of the following is the sub-mission of the National Mission on Agriculture Extension and Technology NMAET? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन का उप मिशन है? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि विस्तार, बीज और रोपण सामग्री, सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, कृषि मशीनीकरण, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है उपरोक्त सभी जो है आपके राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन के क्या है? उप मिशन है। आप हमारे नंबर पर संपर्क कर लेना, आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 55 है, अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द लॉन्च? निम्नलिखित फसल बीमा योजना को उनके शुरू किए जाने की कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कॉम्प्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? इनको हमें अरेंज करना है, सही क्रम में लगाना है, इन्हें सही क्रम में लगाना है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक, यहाँ पर इन्हें क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को क्रम से लगाना है, क्रम से लगाना है। तो लगाओ भैया, कौन सा होगा राइट आंसर यहाँ पर? 55, 55। तो भैया पहले आया था कॉम्प्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस, व्यापक फसल बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो 1 2 3 4 बिल्कुल पूरा क्रम से लगा हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किसमें है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, हु इज द फादर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स? कृषि अर्थशास्त्र के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, मेसन वॉ, पीटरो डेक्रिसन, सॉरी, हेनरी चार्ल्स टेलर। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? तो भैया वो है आपके हेनरी चार्ल्स टेलर। हेनरी चार्ल्स टेलर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के जनक हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसको जो भी क्वायरी है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 7880497104। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, इज द स्टडी ऑफ फाइनेंसिंग एंड लिक्विडिटी सर्विसेज क्रेडिट प्रोवाइड टू फार्म बोरोवर? कृषि उधारकर्ताओं को प्रदान किए जाने वाले वित्त पोषण और तरलता सेवाओं का अध्ययन है। माइक्रो फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस, मैक्रो फाइनेंस, कृषि अर्थशास्त्र? बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो गया वो होगा एग्रीकल्चर फाइनेंस। कृषि उधारकर्ताओं मतलब कृषि के लिए जो ऋण मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? आपका जो है एग्रीकल्चर फाइनेंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाज लॉन्च? एकीकृत कृषि विपणन योजना कब शुरू हुई? 31 अक्टूबर 2018, 1 अप्रैल 2018, 21 मई 2017, 21 अप्रैल 2014। कब लॉन्च हुई थी? तो ये लॉन्च हुई थी आपकी
1 अप्रैल 2014 को एकीकृत कृषि विपणन योजना 1 अप्रैल 2014। अगला क्वेश्चन, Which of the following seem established economic models for youth in the village to attract them to pursue agriculture? निम्नलिखित में से कौन सी योजना गांवों में युवाओं को कृषि के लिए आकर्षित करने के हेतु आर्थिक मॉडल स्थापित करती है? ISMA, FFS, आर्या, CMS, GUY। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाए आर्या योजना। कौन सी? आर्या योजना। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सेंसस स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर। कृषि जनगणना योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1971, 72, 70, 71, 72, 73, 73, 74। तो ये 70, 71 में एग्रीकल्चर सेंसस योजना या एग्रीकल्चर सेंसस जो है कब आया था? 1970, 71 में पहली बार। 61, क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटब्रीडिंग? निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रजनन का उदाहरण है? क्रॉस ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग या ग्रेडिंग अप। क्लोज, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है 61 का, वो हो जाता है केवल 1 और 4। ग्रेडिंग अप, बाह्य प्रजनन देखो ग्रेडिंग अप है और क्रॉस ब्रीडिंग है। 1, 4, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1 और 4। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। एनिमल दिया गया, लेंथ ऑफ एस्टर साइकिल दी गई है। ठीक, सूची 1 और 2 को मिलाना है। यहाँ पर देखो पशु और मध्य चक्र की लंबाई दी गई है। जैसे मवेशी, मवेशी का मध्य चक्र कितने दिन का होता है भैया? कितने दिन का होता है? जल्दी से बताओ। 1 मिनट। मवेशी का मध्य चक्र कितने दिन का होता है? 21 दिन का होता है ना? ऊंट का कितने दिन का होता है? 10 दिन का होता है। बकरी का कितने दिन का होता है? 20 दिन का। और भेड़ का 15 से 18 दिन का। तो यहां पर ऑप्शन सी 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर इंसेमिनेशन इन काउ? मवेशियों में वीर्य सेचन का सबसे अच्छा समय क्या है? प्रोएस्ट्रस, मिड एस्ट्रस या मेटाओएस्ट्रस या फिर कहें आपका डाईएस्ट्रस। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन ओनली वन एंड 2, ओनली 2 एंड 3। आपका जो है वीर्य सेचन का या फिर कहें इंसेमिनेशन का करेक्ट टाइमिंग क्या है? तो वो है आपकी केवल आपका प्रोएस्ट्रस। ठीक, अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट वाई अर्थवर्म इज कॉल्ड। केंचुओं द्वारा जैव निम्नीकरण द्वारा मृदा अपशिष्ट के अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंडफिल, भराव छेद, शेडिंग, कंपोस्टिंग या बर्मी कंपोस्टिंग। ओनली 3, ओनली 1 एंड सेकेंड ओनली, 3rd एंड 4th ओनली या ओनली 4th? बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, केवल 4, बर्मी कंपोस्टिंग। केंचुओं द्वारा क्या कहलाता है? बर्मी कंपोस्ट कहलाता है ना? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर इन कैटल? निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्य रूप से मवेशियों में जल के माध्यम से संचारित नहीं होता? लेप्टोस्पायरोसिस, ब्रूसोलोसिस, फुट एंड माउथ डिजीज, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। तो भैया यहाँ पर जो रोग है वो है फुट एंड माउथ डिजीज, आपका मुख्य रूप से जल के माध्यम से संचारित नहीं होता। ठीक, बाकी होते हैं। यहाँ पर भाग 1 कंप्लीट हो जाता है। एग्रीकल्चर 1 घंटे में कवर हुआ। फिर आ जाता है कंप्यूटर। भैया कंप्यूटर भी अच्छा खासा तगड़ा जो है दे रखा है। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर जो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ट्विटर, नेटवर्क सिक्योरिटी, गूगल ऑनलाइन शॉप है। सर्च, भैया यहाँ तो देखो गूगल मिल गया कि भैया सर्च इंजन है। अमेजॉन ऑनलाइन शॉप है। और फायरवॉल सोशल नेटवर्क साइट, भैया नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल का यूज करते हैं। ट्विटर आपका सोशल है। तो भैया यहाँ पर जो मैच कर रहा है पहले का 4 के साथ, ठीक, दूसरे का आपका 3 के साथ, तीसरे का जो है 2 के साथ और चौथे का 1 के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
हाउ मैनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर आर देयर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कितने अलग अलग रूप है, 5, 3, 2 या 4, कितने अलग अलग रूप हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, तो 3 अलग अलग रूप हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, IT एक्ट 2000 प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द यूजर ऑन, IT अधिनियम 2000 उपयोगकर्ता को दिशा निर्देश प्रदान करता है प्रोसेसिंग ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग, स्टोरेज ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की स्टोरेज के लिए, और आपका ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की ट्रांसमिशन के लिए। कि केवल 1, 2, 3 सही, 2 और 3, या 3 और 1 और 3 सही है, बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 1, 3, मतलब ये कहें 1 सही है, 2 सही है, 3, मतलब तीनों सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 69, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फंक्शन रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर फ्रॉम टेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट के से सभी नॉन प्रिंटेबल योग वर्णों को हटा देता है, क्लीन इफ, नेस्टेड इफ, या इफ एरर, कौन सा भैया, कौन सा हटा देता है, तो भैया क्लीन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, which of the following is not a valid option to insert row and column in MS Word 365 टेबल, MS Word 365 टेबल में रो और कॉलम इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान्य विकल्प नहीं है, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट बिटवीन, इंसर्ट राइट, इंसर्ट बिलो, कौन सा राइट सही वो नहीं है, तो इंसर्ट बिटवीन, लेफ्ट राइट हो जाता है, बिटवीन नहीं होता है ना। अगला क्वेश्चन 71, Which of the following is not a secondary storage device of a computer system, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कंपैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, डी रैम, तो भैया कौन सा नहीं है, आपका डी रैम नहीं है, बाकी आपके जो सेकेंडरी है। अगला क्वेश्चन 72, A technique that was developed to determine whether a machine could or could not demonstrate the artificial intelligence known as the, एक तकनीक जिसे यह निर्धारित करने के लिए विकसित किया गया था कि कोई मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रदर्शन कर सकती है या नहीं, जिसके रूप में जाना जाता है बूलियन एल्जेब्रा, बूलियन बीजगणित, ट्यूरिंग टेस्ट, एल्गोरिदम, या फिर कहें लॉगरिदम, लघु गणक, किसके रूप में जाना जाता है बच्चों, तो इसे जाना जाता है आपका बच्चों ट्यूरिंग टेस्ट के रूप में, किसके रूप में, ट्यूरिंग टेस्ट के रूप में जाना जाता है, ट्यूरिंग टेस्ट। अगला क्वेश्चन 73, मैच द फॉलोइंग नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस विद द फंक्शन दे परफॉर्म, निम्नलिखित नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस को उनके द्वारा किए कार्यों के साथ मिलाएं। अब भैया देखो ये क्वेश्चन सीधा सीधा रिपीट हुआ है आपका एक क्वेश्चन पेपर में, अभी जो हुए हैं करंट में, सीधा सीधा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब ये आपने बनाया होगा, मैंने जब ये पेपर स्टार्ट नहीं हुए उसके पहले ही बनाया था ये क्वेश्चन, है ना, तो अभी सीधा सीधा ये हमारा रिपीट हुआ है। तो यहां देखो हब, हब क्या होता है पहले ने पढ़ लो, इसका उपयोग विभिन्न खंडों के बीच फ्रेमों को संगीत करने और अग्रेसित करने के लिए किया जाता है, तो भैया नहीं है, हब हब हब, तो यहां पर जो है पहले का जो मैच कर रहा है, इट कनेक्ट, देखो यहां पर सूची देखिए, इट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस टुगेदर, यह अनेक कंप्यूटर नेटवर्क उपकरणों को एक साथ जोड़ता है, बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करें स्विच, इट इज अ मल्टीपोर्ट डिवाइस दैट इंप्रूव नेटवर्क एफिशिएंसी, यह एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है जो नेटवर्क दक्षता में सुधार करता है। थर्ड की बात करें तो आपका राउटर यूज टू डिवाइड इंटरनेट नेटवर्क इनटू 2 और मोर सब नेटवर्क्स, आंतरिक नेटवर्क को 2 या अधिक सब नेटवर्क में विभाजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ब्रिज, इट इज यूज टू स्टोर एंड फॉरवर्ड फ्रेम्स बिटवीन द डिफरेंट सेगमेंट, इसका उपयोग विभिन्न खंडों के बीच फ्रेमों को संगीत करने और अग्रेसित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ठीक है, मिलाएंगे यहां पर देखेंगे 2, 3, 4, 1 कहां मिल रहा, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन डी में मिल रहा, तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 74,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग डिक्लेरेशन इन MS Excel 2010? निम्नलिखित में से क्या MS Excel 2010 के संबंध में इन वैलिड डिक्लेरेशन है या सही डिक्लेरेशन नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? ABC इक्वल टाइम वैल्यू 2.24 AM, टाइम इक्वल टाइम वैल्यू वेडनेसडे सितंबर 2026 35 AM। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाता है ऑप्शन बी, ये सही है। टाइम वैल्यू वेडनेसडे सितंबर 7 2022 6:35 AM। अगला क्वेश्चन 75 देखो। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट द 5th जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस पर आधारित थे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयर डी दोनों, एक और सेमीकंडक्टर बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, अर्धचालक आधारित इंटीग्रेटेड, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 5th जनरेशन के कंप्यूटर किस पे आधारित थे? तो भैया ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपके अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब ए और डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ए और डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 76, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन नॉट बी डन बाय डिस्क क्लीनअप? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डिस्क क्लीनअप के माध्यम से नहीं किया जाता? रिमूव टेम्पररी वेब फाइल, अस्थायी वेब फाइलें हटाना, रिमूव टेम्पररी विंडो फाइल, अस्थायी विंडो फाइलें हटाना, एम्प्टी द रिसाइकिल बिन खाली करना, चेंज पावर ऑप्शन, पावर विकल्प बदलना। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है चेंज पावर ऑप्शन। डिस्क क्लीनअप के माध्यम से ये नहीं होगा भैया, पावर ऑप्शन को आप बदल नहीं सकते। 77 देखो। अ बग इज अ मिस्टेक इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, व्हाट अदर टर्म इज इन कंप्यूटर लिंगो वुड इट बी? बग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में एक त्रुटि होती है कंप्यूटर शब्दावली में, इसके लिए अन्य शब्द क्या है? ग्लिच, स्लग, स्क्विड या लीच? तो भैया इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम ग्लिच। क्या कहते हैं? ग्लिच। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78 है, 78वां क्वेश्चन है। द इंटरनेट वर्क्स बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल्ड TCP एंड IP, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP IP? इंटरनेट TCP एंड IP नामक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। TCP IP का पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंप्यूटर प्रोग्राम इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेम्पररी कंप्यूटर प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, या टेली कंप्यूटर प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79, द मेमोरी that loses its content when the power supply is lost is known as memory। बिजली की आपूर्ति बंद होने पर अपनी सामग्री खो देने वाली मेमोरी कौन सी है? स्टैटिक, रैंडम, वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल? तो भैया कौन सी मेमोरी कहेंगे इसे? तो इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80वां प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट सीक्वेंस टू प्रिंट एन एंटायर वेब पेज इन गूगल क्रोम पेज ब्राउजर? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गूगल क्रोम ब्राउजर में संपूर्ण वेब पेज को प्रिंट करने का सही तरीका है? ओपन द वेब पेज, प्रेस Ctrl+A, राइट क्लिक ऑन द वेब पेज एंड लेफ्ट क्लिक ऑन प्रिंट। वेब पेज खोलें, Ctrl+A दबाएं, पेज पर राइट क्लिक करें और प्रिंट, भैया ये नहीं है। ओपन द वेब पेज, क्लिक ऑन पेज सेटअप, भैया ये भी नहीं करेंगे। ओपन द वेब पेज, प्रेस Ctrl+S, सेव नहीं करेंगे। ओपन द वेब पेज, क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू, क्लिक ऑन द प्रिंट आइकन, भैया सीधा प्रिंट कर सकते हैं हम वेब पेज को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका UPGK का पोर्शन, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 81, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो भैया मेरठ में है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विश्व में अपनी तरह का प्रथम विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश के में स्थित है, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी। तो ये भैया चित्रकूट में डेवलप किया गया है, चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। वाराणसी अपनी बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, भदोई कालीनों के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। उपरोक्त सभी भैया सभी जो है कथन सत्य है ना। अगला क्वेश्चन 84 है, यमुना नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन सा गलत है? कैन नदी चीला गांव के पास बाईं ओर से यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना नदी की विशाल
स्तंभ सहायक नदी है। नीचे दिए गए कुटुंब सही उत्तर है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और या फिर कहें इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर केवल एक सही है। केन नदी चीला गांव के पास बाईं ओर से यमुना नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कुटुंब से सही जो है चयन कीजिए। भारतीय अनाज भंडारण संस्थान एवं प्रबंधन अनुसंधान कहाँ पर है भैया? ये तो आपका हापुड़ में है। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, मिलाइए से मिलान कीजिए। तो ये हापुड़ में राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद में है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस में स्थित है? झांसी, जालौन, चित्रकूट, बांदा। तो कालिंजर का किला भैया फेमस है, बांदा में है। कहां पर है? बांदा में है। अगला क्वेश्चन, कहा जाता है कि विदेशिया की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के कुतुबपुर गांव से हुई है। जो लोग गांव छोड़कर शहर चले जाते थे उन्हें विदेशिया कहा जाता था। ऐसे ही एक व्यक्ति थे भिखारी ठाकुर, आचार्य देवव्रत, भीमसेन, बीरेन बहादुर। कौन थे भैया वो? तो भैया वो थे आपके भिखारी ठाकुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? आगरा का किला, अकबर का मकबरा, अलीगढ़ का किला या रामनगर का किला? भैया आगरा का किला। आगरा का किला क्या है? विश्व धरोहर, यूनेस्को में आता है। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति जिसे लावा स्तंभ लेख शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, द्वितीय, अशोक या श्रीगुप्त? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से। अगला क्वेश्चन देखो 90 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? के.एम. मुंशी, हेमवती नंदन, बहुगुणा, मोतीलाल वोरा, रोमेश भंडारी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किसने नहीं किया है? तो हेमवती नंदन बहुगुणा ने नहीं किया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है? वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर, इलाहाबाद। तो भैया सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पूर्वी जिला बलिया बिहार के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य का पारंपरिक काम नहीं है? चीनी, उर्वरक, सीमेंट, सूती कपड़े। कौन सा पारंपरिक नहीं है? तो आपका उर्वरक नहीं है, बाकी सीमेंट, सूती और चीनी जो है पारंपरिक है। परीक्षा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? बेतवा, कैन, रेहंद या टोंस नदी पर? तो भैया परीक्षा बांध झांसी में बेतवा नदी पर बना हुआ है। परीक्षा बांध झांसी में बेतवा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन 94 दिया गया है, भू विज्ञान और खनन निदेशालय उत्तर प्रदेश में कब स्थापित किया गया था? 1948 में, 1955, 1957, इनमें से कोई नहीं। भू विज्ञान और खनन निदेशालय उत्तर प्रदेश में कब स्थापित किया गया था? तो ये 1955 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला किस भूगर्भीय क्षेत्र में स्थित है? भावर तराई क्षेत्र में, गंगा का मैदान, दक्षिण का पठार, इनमें से कोई नहीं। सहारनपुर जिला, तो भैया सहारनपुर कहाँ है? भावर तराई क्षेत्र में, भावर और तराई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है भूटान, चीन, पाकिस्तान या नेपाल? तो भैया नेपाल स्थित है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन स्थित है? नेपाल स्थित है। कौन है? नेपाल। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 1845 को गोविंद रघुनाथ द्वारा संपादित नामक हमारा पहला हिंदी अखबार उत्तर प्रदेश लाया गया? सरस्वती, बनारस अखबार, हंस या जागरण? तो भैया वो था आपका कौन सा? बनारस अखबार लाया गया था 1845 में। अगला क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? यह गुप्त साम्राज्य को विभिन्न राजनीतिक संबंधों के एक जटिल जाल के अधिकेंद्र के रूप में स्पष्टतः प्रस्तुत करता है। इसकी पंक्ति 15 कोटा परिवार के एक राजा को बंदी बनाने को निर्दिष्ट करती है। इसकी पंक्ति 23 आर्यावर्त के बहुत से राजाओं का समुद्रगुप्त द्वारा हिंसापूर्वक विनाश किए जाने को निर्दिष्ट करती है। इसकी पंक्ति 20 गुप्त राजा को कर देने वाले और उसका पालन करने वाले शासकों को निर्दिष्ट करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाता है गुप्त साम्राज्य को विभिन्न राजनीतिक संबंधों के एक जटिल जाल के अधिकेंद्र के रूप में स्पष्टतः प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन 99 है,
उत्तर प्रदेश की विधायी संरचना ने द्विसदनीय विधायिका शामिल है, जिसमें विधान परिषद ऊपरी सदन के रूप में है और विधानसभा निचले सदन के रूप में कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो भैया कितने होते हैं? 100 सदस्य। उत्तर प्रदेश केवल एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, उस देश का नाम बताइए। तो भैया नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश केवल नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर आपके बच्चों 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ ये है, हमने बताई हुई है, ऑलरेडी बताई हुई है क्या, कि भैया एक 50% ऑफर चल रहा है, पूरा हर एक कोर्स पर 50% डिस्काउंट। कितना बच्चों? 50% डिस्काउंट। कूपन कोड लगाना VAA50। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपको कल। ठीक, थैंक यू दोस्तों। लुका छुपी